मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको लैंथेनाइडों के गुण पढ़ाने जा रहा हूं। लैंथेनाइडों के गुण कह लो या लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के गुण कह लीजिए या 4F श्रेणी के तत्वों के गुण कह लीजिए, बात एक ही है। तो इनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के गुणों के नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और लैंथेनाइडों के बारे में डिटेल से जानते हैं। बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को लर्न करने की एक ट्रिक बताई थी और मैंने कहा था कि इन एलिमेंट्स को लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने यह भी बताया था कि इस सीरीज का जो एलिमेंट जिस नंबर पे आएगा उसका एटॉमिक नंबर भी वही होगा। अब ये एक बड़ा फैक्टर है जब इसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। तो एक बार रिकॉल आप कर लीजिए, मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट सीरियम है। फर्स्ट एलिमेंट सीरियम है। बहुत सारी बुक्स में फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम लिखा हुआ है, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनाइड सीरीज में, सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक। इस बात को आपको अपने माइंड में मेकअप करके रखना है। सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक, सीरियम, प्रासोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, ल्यूटेटियम। ट्रिक जरा रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था सीरियस पर निडर प्रेम समाया, यूरोपी गार्ड तब डिस्को होकर, अरबी थाली मटर लुटाया, अरबी थाली मटर लुटाया। अब बच्चों, आज मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो अक्रिय गैसों के क्रोड के रूप में लिखे जाते हैं। अक्रिय गैसों के क्रोड के रूप में लिखे जाते हैं। पूरा विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं होती है। जहां तक अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है वहीं पर हम अक्रिय गैस का क्रोड बना देते हैं और बाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करते हैं। जैसे यहां पर अगर हमें लिखना है सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सीरियम का परमाणु क्रमांक है 58। तो 58 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उपकोषों के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो कहां से स्टार्टिंग होती है? 1s 2s 2p, फिर इसके बाद 3s 3p। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। इसके बाद दिक्कत आती है तो आगे के उपकोषों की ऊर्जा का क्रम याद रखने के लिए आप इस तरह का थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल करें, 4s 3d 4p। आगे वाला जो उपकोषों का ग्रुप आएगा वो ये आएगा 4s 3d 4p। अब इससे आगे जो उपकोषों का ग्रुप आएगा उसको आप इस तरह से याद रखेंगे, इनमें 1 1 8 कर दीजिए। 4 में 1 8 किया 5s, 3 में 1 8 किया 4d, 4 में 1 8 किया 5p। ठीक है, आसानी से अगला ग्रुप आप निकाल लोगे। इससे अगला ग्रुप इन सब में 1 1 8 करो, 5 में 1 8 किया 6s। यहां ध्यान रखना है कि यहां 6s के बाद f उपकोष की एंट्री करानी है और पहला f उपकोष होता है 4f। तो यहां लिखेंगे 4f। देखिए बच्चों, 3 कोष में f उपकोष नहीं होता है, f उपकोष 4 कोष से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद इसमें 1 8 करो, 4 की जगह 5d, इसमें 1 8 करो 6p। इसके आगे वाले उपकोषों का जो क्रम है वो एक ग्रुप के फॉर्म में आप तैयार कर लीजिए। इन सब में 1 1 8 करिए, 7s 4f 6d 7p। आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उपकोषों का क्रम इस तरह से आप भूलेंगे नहीं। आपको ये पता होना चाहिए s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, p में अधिकतम 6, d में अधिकतम 10 और f में अधिकतम 14। इलेक्ट्रॉन भरिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 5s2। अब यहां तक इलेक्ट्रॉन जरा जोड़ के देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं तो अभी और भर लीजिए, 4d 10 5p6 5p6 काउंट करिए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20 20 10 30 30 6 36 36 2 38 38 10 48 48 और 6
48 और 6 54 परमाणु क्रमांक किस अक्रिय गैस का है? जरा सोच के बताओ। अक्रिय गैसों को याद रखिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडान। परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। 54 परमाणु क्रमांक है जीनान का। तो हम ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखते हैं, इसकी जगह सिर्फ हम इस अक्रिय गैस का क्रोड बनाते हैं। अक्रिय गैस का क्रोड बनाने के लिए अक्रिय गैस के सिंबल को बड़े कोष्टक में लिख करके डिनोट किया जाता है। ये मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं वो स्टार्टिंग वीडियो देखें तो उनको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो हम इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह जीनान का क्रोड बनाएंगे और इसके आगे देखेंगे यहां तक हमारे 54 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और सीरियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें है टोटल 58 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे? चूंकि आगे वाले जो उपकोष हैं उसमें 6s, 4f और 5d, इसको हम टेक करेंगे। देखिए 6s में 2 भरते हैं, एस में अधिकतम 2 रह सकते हैं, तो 2 जब आप भर देते हैं तो केवल 2 बचते हैं। नियमानुसार वो दोनों आने चाहिए 4f में। किस में आने चाहिए? 4f में। और सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाना चाहिए, यानी कि यहां नियमानुसार 2 इलेक्ट्रॉन किस में आने चाहिए? 4f में। और जो ये 5d हमने दिखाया, ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, इसमें 0 होना चाहिए। लेकिन ये अबाउ रूल का एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसमें 6s के बाद 6s भरने के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, इसके बाद 4f भरता है। यानी कि 6s जैसे ही इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं 54 + 2 हो जाता है 56। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन 4f में डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले 5d में आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन तब जाएगा 4f में। ये अपवाद है अबाउ रूल का, इसलिए इसको स्पेशल ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप बात समझ गए होंगे क्यों मैंने जीनान को स्क्वायर ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में लिख रखा है। ये जीनान का क्रोड है और ये इतना 5p6 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिनोट करता है। बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, इसलिए पूरा एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब देखिए ये पूरी जो लेंथेनाइड सीरीज है या जो लेंथेनाइड हैं, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हैं जीनान का क्रोड बनाने के बाद 6s, 4f और 5d में ही समा जाएंगे। आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जीनान का क्रोड बनाने के बाद में 6s उपकोष, 4f उपकोष और 5d उपकोष को ही इसमें शो किया है, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 5d का यूज केवल आप 58, 64 और 71 परमाणु क्रमांकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करेंगे। किसका? 5d का। चूंकि 58, 64 और 71 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो अबाउ नियमों के अपवाद हैं। उन सब में 6s भरने के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, इसके बाद 4f भरता है। तो इन तीनों परमाणु क्रमांकों को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, 58, 64 और 71। मैं स्टार बना देता हूं इनमें, 58, 64 और इसके बाद 64 के बाद नंबर किसका आया? 71। इन सब में क्या है? इन सब में 6s भरने के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में गया है, इसके बाद 4f भरा है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम इन सारे लेंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखिए जीनान में क्या मैंने किया? 5d में एक इलेक्ट्रॉन डाला 6s के बाद, इसके बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 4f में भरा। हालांकि है क्या? हालांकि अबाउ ये कहते हैं, अबाउ कहते क्या हैं? अबाउ कोई साइंटिस्ट बच्चों नहीं है। अबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मूल अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। ठीक है, तो कहीं आपके दिमाग में अबाउ एज ए पर्सन ना आ जाए, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। और ये रूल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो इसका इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं लेंथेनाइडों का। ठीक, जैसे 64 का किया तो जीनान तक हो गया 54। अब इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचते हैं 10। कितने बचते हैं? 10। इसके बाद नंबर किसका आता है? 6s का नंबर आता है, 4f का नंबर आता है और 5d का आता है। जब आप 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 56। 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। नियमानुसार, अबाउ रूल के नियमानुसार वो 8 इलेक्ट्रॉन 4f में जाने चाहिए, लेकिन 4f में नहीं जाते हैं।
पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 5d में, इसके बाद बचे हुए 4f में जाते हैं। तो 8 में से जब एक 5d में भर देंगे तो बचेंगे 7, वो 7 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे हम 4f में। इसी तरह से जब 71 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 71 में आप देख लीजिए, जब आप जीनान का क्रोड बना देते हैं तो जीनान का क्रोड बनाने के साथ ही साथ 54 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 54 के बाद बचते हैं इसमें, 54 के बाद में बचते कितने हैं, इसमें बचते कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 17 में क्या काम करते हैं, पहले 6s का नंबर आता है, 6s में 2 डाल दिए, ठीक। इसके बाद 15 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 15 डायरेक्ट 4f में भर भी नहीं सकते हैं, 4f में अधिकतम 14 रहते हैं, लेकिन अपवाद के कारण एक इलेक्ट्रॉन पहले 5d में जाता है तो बचते हैं 14, वो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 4f में। तो इस तरह से 71 का हो जाता है। तो आप इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को बनाएंगे और ध्यान में रखेंगे इनके जो एक्सेप्शन है 58, 64 और 71, ठीक। तो ये सब आपको मैंने समझाया। जरा आप अगर भूल गए हो तो आप बाउल रूल को जरा रिकॉल करेंगे और अक्रिय गैसों का परमाणु क्रमांक जरूर याद रखेंगे, ठीक है, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद इसका जो अगला इसकी प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो लैंथेनाइडों की बच्चों सबसे सामान्य और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। +3 इसकी स्थायी और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन कुछ जो लैंथेनाइड होते हैं वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, सीरियम को छोड़ करके से सभी लैंथेनाइडों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है। सीरियम को ध्यान में रखेंगे, सीरियम को अगर छोड़ दें तो बचे हुए जितने 13 लैंथेनाइड हैं उनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है। और ये लैंथेनाइड आयन बनाते हैं, ये लैंथेनाइड आयन बनाते हैं। और किस तरह का लैंथेनाइड आयन बनाते हैं, जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि Al3+ टाइप का ये लैंथेनाइड आयन बनाते हैं। मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है, ये त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयन बनाते हैं, जिसे सामान्य संकेत Al3+ से प्रदर्शित करते हैं। एलाइन आप समझ चुके होंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितने भी लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं उन सबको एक सामान्य सिंबल एलाइन से डिनोट किया गया है। एलाइन मींस लैंथेनाइड। तो एलाइन का मतलब सीरियम भी होता है, प्रासियोडाइमियम भी होता है, नियोडाइमियम भी होता है, प्रोमेथियम, समैरियम, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। एलाइन का मतलब इन सारे तत्वों से है, ठीक। इसके बाद आ जाता है बच्चों चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का सीधा सा संबंध होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अगर अनपेयर्ड यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा परमाणु या आयन के पास में तो वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो प्रचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अनुचुंबकीय मींस पैरामैग्नेटिक, प्रचुंबकीय मींस डाईमैग्नेटिक, मतलब जिसमें चुंबकीय गुण है वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें चुंबकीय गुण नहीं है वो डाईमैग्नेटिक। तो हम जब इलेक्ट्रॉन, इसका अब वही बात आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें पता चल पाता है कि किस परमाणु या आयन के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है और किसके पास नहीं है। जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक हो गया, नहीं निकल रहा है तो डाईमैग्नेटिक हो गया। इसमें मैंने एक बात राइट डाउन कर रखी है कि लुटेटियम आयन, Lu3+ आयन को छोड़ करके जितने भी लैंथेनाइड आयन हैं सब पैरामैग्नेटिक हैं। तो लुटेटियम आप ध्यान में रखिए, Lu3+ यानी कि लुटेटियम आयन को छोड़कर से सभी लैंथेनाइड आयन अनुचुंबकीय होते हैं। मतलब इन सभी में चुंबकीय गुण है, केवल किसको छोड़ दें, लैंथेनाइड Lu3+ आयन को आप छोड़ दें। बच्चों जैसे अगर हम यहाँ पे सीरियम को देखें तो सीरियम में ये 4f1 लिखा हुआ है। 4f1 से पता चलता है कि f उपकोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड होगा। बना के देख लेते हैं। f उपकोष में 7 f ऑर्बिटल होते हैं, बनाए 1 2 3 4 5 6 1 7 होते हैं ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है, तो इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा सीरियम। इसी तरह से आप यहां चेक कर सकते हैं प्रासियोडाइमियम में 4f में 3 इलेक्ट्रॉन है। 4f में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 3 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में हुंस रूल के अकॉर्डिंग भरा जाता है। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसके बाद ही डबलिंग इनकी स्टार्ट होती है। तो इसमें ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से प्रोसोडायमियम भी पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से आसानी से आप पता कर लेते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है। अब यहां पर आप किसी में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और Lu3+ आयन तभी बनेगा जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे तभी Lu3+ आयन बनेगा। जैसे ल्यूटेटियम में हमने कहा कि ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक है। बच्चों Lu3+ आयन तभी बनेगा, ल्यूटेटियम आयन तभी बनेगा जब इससे आप 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलते हैं? सबसे पहले बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे। सबसे बाहरी कोष छठवां है यहाँ पे, और छठवें में छठवां उपकोष है 6s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इसके बाद छठवें के बाद नंबर किसका आएगा? 5वें का। तो 5वें में यहाँ डी उपकोष है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये बाहर निकलेगा। तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गए। जैसे ही ये 2 1 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा है ये ज़ीनान का क्रोड बना दिया और 4f14 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा ल्यूटेटियम आयन का। अब इसमें आप चेक कर लीजिए कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ तो ज़ीनान ये तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका मतलब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ज़ीनान में, ठीक। अब यहाँ 4f में हम चेक कर सकते हैं, तो f उपकोष में 7 f ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भर लो। बच्चों f उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, तो इसमें कंप्लीट है, कंप्लीट उपकोष है। इसका मतलब इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बना के देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, अब डबलिंग 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसी वजह से ल्यूटेटियम आयन जो होता है ये प्रचुंबकी होता है। इसमें लिखा है ल्यूटेटियम आयन को छोड़कर से सभी लैंथेनाइड आयन अनुचुंबकी होते हैं, ठीक। तो बच्चों ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आपको समझाया। बोर्ड पे मैंने पहले से राइट डाउन कर रखा है, आप इसे अपनी केमिस्ट्री कॉपी में लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लें, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। अब बच्चों मैं आपको लैंथेनाइडों की प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड संकुचन। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का सिंपल सा अर्थ समझिए बच्चों। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़ना, संकुचन, सिकुड़ना। अब जब कोई वस्तु सिकुड़ती है तो इसका मतलब उसका आकार कम होगा, और यहाँ पर एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स का जो एटम है और जो उसका आयन है उसके कॉन्ट्रैक्शन से इसका मतलब है। तो जब परमाणु या आयन का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब परमाणु या आयन सिकुड़ता है, तो सिंपल सी बात है उसकी त्रिज्या कम होगी, उसकी त्रिज्या कम होगी। और परमाणु या आयन को कौन सिकोड़ सकता है, किसके द्वारा वो सिकुड़ सकता है, जरा इसको समझो बच्चों। जो परमाणु होता है उसमें एक केंद्रीय भाग होता है जिसको कहते हैं परमाणु का नाभिक, और उसके आसपास मानी जाती हैं कक्षाएं जिनको कोष कहते हैं। और वर्तमान एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गई है, ऑर्बिटल यहाँ पर अप्लाई कर दिए गए हैं। तो समझने के लिए जरा इसी को टेक करते हैं, लेते हैं बच्चों। ये जो बाहर नाभिक के बाहर का जो स्पेस होता है, वर्तमान में तो इसको 3 डायमेंशनल स्पेस मान लिया गया है, त्रिविमीय क्षेत्र है, और उसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन रहता है। आप चाहे कोष मान लो या त्रिविमीय क्षेत्र मानकर इसको समझ लो। तो आपको ये पता है कि नाभिक जो इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगाता है वो है अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगाता है। क्या लगाता है? आकर्षण बल। चूंकि नाभिक पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। वो सभी इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, चाहे वो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो आंतरिक कोष का इलेक्ट्रॉन हो, सभी पर वो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है।
11वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिक का आकर्षण बल है वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो कोश हैं, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो कोश हैं और उन कोशों में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को कुछ कम कर देते हैं, कुछ कम कर देते हैं। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच वाले जो कोश हैं उनको हम आंतरिक कोश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरनल सेल, आंतरिक कोश कहते हैं। और इन आंतरिक कोशों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन आंतरिक कोशों में जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के द्वारा बाहरी कोश के इस इलेक्ट्रॉन पर आरोपित किए जाने वाले आकर्षण बल को कुछ कम कर देते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक पर्दे की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? पर्दे की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? सिंपल भाषा में समझें तो इस पर्दे की तरह काम करते हैं। और इस पर्दे की तरह काम करने की वजह से नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर वो कुछ कम हो जाता है। ठीक है, जब बीच में कोई अवरोध आ जाएगा तो सीधी सी बात है कम हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो सिंपल बोलचाल में इसको सूर्य मान लो और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप अपने आप को मान लो तो सूर्य की रोशनी आप पर पड़ रही है, सूर्य की रोशनी आप पर पड़ रही है। इसी बीच में अगर बीच में कोई एक पर्दा आ जाए तो सूर्य की रोशनी आप पर जितनी पहले पड़ रही थी उतनी अब नहीं पड़ेगी। यानी कि सूर्य की जो प्रकाश का प्रभाव आप पर है वो पहले से कम हो जाएगा। यही बात यहाँ पर आप अप्लाई करके समझिए कि इलेक्ट्रॉन है और नाभिक उस पर आकर्षण बल लगा रहा है, लेकिन बीच में क्या आ गए? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आ गए जो एक पर्दे की तरह काम करने लगे। तो नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर पहले से कम हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, जितना लगना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इसी प्रभाव को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या बोलते हैं बच्चों? परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं, या स्क्रीनिंग इफेक्ट एक वर्ड है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग, परिरक्षण को कहते हैं सील्डिंग। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं 11वीं क्लास में, सील्डिंग इफेक्ट। यही चीज़ अब यहाँ अप्लाई होगी। यहाँ जो हमने टॉपिक डाल रखा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइडों में भी बच्चों यही होता है कि लेंथेनाइडों में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, वो 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है बच्चों। इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसकी जगह मैं ला रहा हूं लेंथेनाइड को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने रिकॉल कर ली होगी, 11वीं में जो समझी थी वो आपको याद आ गई होगी। अब यहाँ आप समझिए, देखिए लेंथेनाइड में अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले जीनान का मैंने अक्री कोड बनाया था, फिर इसके बाद 6s बनाया था, फिर 4f बनाया था, फिर 5d बनाया था। ध्यान है आपको? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में गया, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में गया। लेकिन बच्चों 6s से पहले जो उपकोष थे वो कौन कौन से थे उनको जरा याद करो। 5s था, 4d था, 5p था। ठीक है, इसके बाद फिर 6s का नंबर आया, फिर 4f, फिर 5d, एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में। लेकिन अगर वैसे ऑर्डर देखा जाए तो वैसे ऑर्डर जब आप देखेंगे तो ये छठवां जो 6s उपकोष है ये छठवें कोष का है। इसको ऐसे आप समझो, ये नाभिक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। लेकिन ऐसे भी बच्चों इसको मत समझो, आपको दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। ये नाभिक है, मान लो ये नाभिक है। सबसे बड़ा इसमें जो सबसे बड़ा जो कोष है वो छठवां है और छठवें कोष का ये एस उपकोष है, तो ये सबसे लास्ट में होगा। यहाँ मान लो 6s है। ठीक है, इसके बाद कौन होगा बच्चों? इसके बाद छठवें के बाद पांचवा कोष होगा। पांचवें कोष का सबसे लास्ट उपकोष होता है, लास्ट उपकोष जो यहाँ पर है 5d
होता तो 5f है, लेकिन यहाँ पर 5d जो यूज हो रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। 5d, इसके बाद क्या होगा बच्चों, 5p होगा, इसके बाद क्या होगा, 5s होगा, इसके बाद क्या होगा, इसको और इधर मान लो, इसके बाद बच्चों क्या होगा, इसके बाद होगा 4f, इसके बाद क्या होगा 4f, इसके बाद क्या होगा 4d। इस तरह से ये शेड्यूल बन रहा है, क्रम बन रहा है। आपको पता है कि चौथे के बाद पांचवा आता है, पांचवें के बाद छठा आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में नहीं भरा है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में गया है, 4f में भरने से पहले, 4f में भरने से पहले 6s में भरा है, पहले 6s में भरा है, लेकिन 6s में भरने से पहले ये 5p और 5s में भर चुका है, 5p और 5s में भर चुका है। तो लास्ट बार जो इलेक्ट्रॉन इंटर इसमें करते हैं वो 4f में इंटर करते हैं, लेकिन बाहरी कोष कौन सा है बच्चों, छठवां है। ये है आपका बाह्य कोष, बाह्य कोष का है ये बाह्य उपकोष। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से, बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन ये हैं, और ये बच्चों है आपका नाभिक। तो नाभिक क्या काम करेगा, नाभिक इस बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाएगा। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एंट्री किसमें होगी, 4f में। आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करते जाते हैं, 4f उपकोष में। और 4f उपकोष 6s जो बाह्य उपकोष है और ये जो नाभिक है इसके बीच का उपकोष है, इसके बीच का उपकोष है, यानी कि ये आंतरिक कोष है, आंतरिक उपकोष है, आंतरिक उपकोष है। तो ये 4f उपकोष के इलेक्ट्रॉन इस बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में किसका काम करेंगे, पर्दे का काम करेंगे। और नाभिक का इस पर आकर्षण बल 4f उपकोष में इंटर करने वाले इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव पर डिपेंड करेगा, परिरक्षण प्रभाव पर डिपेंड करेगा। आपको पता है कि जैसे जैसे नाभिक का 6s उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो बाह्य कोष है आपकी, ये बाह्य कोष है, ये सिकुड़ेगी और परमाणु का आकार धीरे धीरे कम होगा, यानी कि त्रिज्या धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, त्रिज्या धीरे धीरे कम होगी। आपको पता है कि नाभिक का जैसे जैसे बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है। अगर वो आयन है तो आयन की त्रिज्या घटेगी। अब बच्चों पूरी कहानी 4f उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव पर डिपेंड करती है कि ये परिरक्षण प्रभाव किस हद तक बढ़ता है। अगर ये बढ़ेगा तो नाभिक के आकर्षण बल को कम करेगा, किस पर, बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पर, यानी कि 6s में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उन पर नाभिक के आकर्षण को कम करेगा। कौन, 4f उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव। अब ये उपकोष है, इसके अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। अब बच्चों एक बात समझो, 4f जो ऑर्बिटल होता है उसकी जो आकृति होती है वो विस्तृत होती है, फैली हुई होती है, अत्यधिक विस्तृत होती है, जिस वजह से 4f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4f उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर रहते हैं, जिस वजह से उनके द्वारा जो परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न होता है वो बहुत कम उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं तो परिरक्षण प्रभाव जो उत्पन्न करेंगे वो कम रहता है, कम परिरक्षण प्रभाव होता है। तो ये नाभिक के आकर्षण का विरोध करते तो हैं लेकिन कम कर पाते हैं। परिरक्षण प्रभाव के द्वारा इस नाभिक के बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगाए गए आकर्षण बल का ये विरोध करते हैं लेकिन कम कर पाते हैं, चूंकि 4f उपकोष यानी कि 4f ऑर्बिटल की आकृति कैसी है, फैली हुई है, विस्तृत है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं। दूर दूर होने की वजह से जो एक
पर्दा बनाने का काम करते हैं वो ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, दूर दूर रहते हैं और नाभिक का आकर्षण लगातार बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो लेंथेनाइडों की परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः घटेंगी। इतनी तो थ्योरी मैंने आपको समझा दी, लेकिन मेन चीज अब आप समझिए। ये तो सब हमने कहानी आपको बताई लेंथेनाइड संकुचन किस तरह से होता है, लेंथेनाइड संकुचन किस तरह से होता है, किस तरह से लेंथेनाइड के तत्व का आकार सिकुड़ता चला जाता है। तो अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, वन स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, वन स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथेनाइड परमाणुओं या आयनों में, लेंथेनाइड परमाणुओं या आयनों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ क्या होता है, उनकी त्रिज्याएं क्रमशः घटती हैं। आप कहेंगे लेंथेनाइड परमाणुओं या आयनों की त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाती हैं। लेंथेनाइडों में या ऐसे कहो लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ परमाणविक या आयनिक त्रिज्या में होने वाली इस कमी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसका मेन कारण क्या है, लेंथेनाइड संकुचन का मेन कारण क्या है कि लेंथेनाइडों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। अब बच्चों यहाँ ऑर्बिटल ऑब्लिक उपकोष दोनों ही यूज होते हैं, क्योंकि उपकोष के अंदर ही ऑर्बिटल होता है। 4s उपकोष में या 4s ऑर्बिटल में एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक, किसमें एंटर करता है, लेंथेनाइडों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। चूंकि 4s ऑर्बिटलों की आकृति जो है या 4s ऑर्बिटल की आकृति जो है या f ऑर्बिटल की जो आकृति है वो अत्यधिक विस्तृत होती है, फैली होती है, इसलिए 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो नाभिक का बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल अधिक होगा और त्रिज्या कम होगी। उसके बाद परमाणु क्रमांक बढ़ने पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा नाभिक में धनावेश लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक जैसे आप बढ़ाएंगे तो नाभिक में एक प्रोटॉन एंटर करेगा, एक प्रोटॉन पर एक प्लस चार्ज होता है, तो जितना परमाणु क्रमांक बढ़ेगा उतना नाभिक पर प्लस चार्ज बढ़ेगा और उतना ही बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण बल लगाएगा और बाह्य कोश सिकुड़ेगी और परमाणु या आयनिक त्रिज्या घटेगी। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिक में एक इकाई धनावेश बढ़ जाता है, परंतु 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती है। इस कारण बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्रमशः बढ़ता जाता है और परमाणविक या आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः घटती जाती हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत सरल शब्दों में मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है। लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड परमाणुओं व आयनों की त्रिज्याएं क्रमशः परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ घटती जाती हैं। लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणविक या आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली इस कमी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्वेश्चन है लेंथेनाइड संकुचन क्या है, तो आपको यही वर्ड लिखने हैं। अब इसका कारण क्या है, कारण इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं, ये कारण है, उसको अगर समराइज करेंगे तो ये वर्ड आएंगे। लेंथेनाइडों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, चूंकि f ऑर्बिटल की आकृति अत्यधिक विस्तृत होती है, फैली होती है, अतः 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिक में एक इकाई, वही बात जो अभी मैंने आपको समझाई थी वह रिपीट हो रही है। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिक में एक इकाई धनावेश बढ़ जाता है, परंतु 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहते हैं। इस कारण बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्रमशः बढ़ता चला जाता है। आकर्षण बल बढ़ेगा तो बाह्य कोश सिकुड़ेगी, अतः परमाणुविक या आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः घटती जाती हैं। यही लेंथेनाइड संकुचन है। अब बच्चों आती है इनकी भौतिक अवस्थाएं। तो लेंथेनाइड्स
यानी कि लेंथेनाइट श्रेणी के जो तत्व उनको लेंथेनाइट्स कहते हैं। लेंथेनाइट्स जो हैं ये सिल्वर जैसी सफेद धातुएं, चांदी जैसी सफेद धातुएं हैं और ये तन होती हैं, मतलब इनसे आप तार खींच सकते हैं। मैंने इसमें लिखा है जिनकी तन सामर्थ्य उच्च होती है, इनसे तार आप खींच सकते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं और इनके गलनांक उच्च होते हैं और ये मिश्र धातुएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों? मिश्र धातुएं। तो ये जो मैंने ये सब कहानी समराइज की है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप अपनी केमिस्ट्री की कॉपी में राइट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। बच्चों अब आते हैं लेंथेनाइडों की प्रॉपर्टी नंबर 6 पर, जो है रासायनिक क्रियाशीलता। लेंथेनाइडों की रासायनिक क्रियाशीलता। तो बच्चों लेंथेनाइड जो हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट जो हैं, ये रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं और ये क्रियाशीलता के मामले में क्षारीय मृदा धातुओं के समतुल्य हैं। क्षारीय मृदा धातुएं अगर आप भूल गए हैं तो आप रिकॉल कर लो, वर्ग सेकंड ए के तत्व जो हैं वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर आपने लर्न किया था, है ना, वो सारी धातुएं क्षारीय मृदा धातुएं हैं। तो ये रासायनिक क्रियाशीलता के मामले में क्षारीय मृदा धातुओं के तुल्य हैं, यानी कि ये क्षारीय मृदा धातुओं के समान रासायनिक रूप से सक्रिय होती हैं और इनकी कुछ रासायनिक अपक्रियाएं मैंने लिख रखी हैं। बच्चों यहाँ पे रिएक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन वाला लेवल आपसे ऊपर चला जाएगा, वो 12th के बाद आप पढ़ेंगे। यहाँ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने समराइज कर रखे हैं, जिनसे क्वेश्चन बनता है, वही पॉइंट आपको लर्न करने हैं। मैंने बताया कि ये हाइड्रोजन से अपक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। हाइड्रोजन से अपक्रिया ये तभी करती हैं जब इनको गर्म किया जाता है, और जो हाइड्राइड बनता है उसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, जनरल फार्मूला लिखा है LnH3। 3 क्यों आ रहा है बच्चों? लेंथेनाइड आयन जो है वो किस फॉर्म में रहता है? Ln3+ के फॉर्म में रहता है। मैंने आपको बताया कि इसकी सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, तो ये Ln3+ के फॉर्म में ही लेंथेनाइड आयन रहते हैं। तो हाइड्रोजन से अपक्रिया करके ये जितने भी लेंथेनाइड हैं, वो मोस्टली जो लेंथेनाइड हैं वो हाइड्राइड बनाते हैं और उस हाइड्राइड का जो सामान्य सूत्र है वो LnH3 है। यहाँ मैंने ये सामान्य सूत्र लिख रखा है और यहाँ Ln की जगह आप कोई भी लेंथेनाइड मेटल्स ला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हाँ एक चीज और, इसमें मैंने आपको बताया था सीरियम को छोड़ करके। ऐसा बच्चों क्यों बताया था? क्योंकि सीरियम के लिए बच्चों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ठीक है, तो सीरियम को छोड़ करके यहाँ पर। और बच्चों ये देखिए कार्बन से अपक्रिया करके ये कार्बाइड बनाते हैं, लेकिन कार्बन से भी इसकी अपक्रिया तभी होगी जब इसे गर्म करेंगे। कार्बाइड में 3 सामान्य सूत्र हैं, एक तो LnC2, दूसरा Ln2C3, तीसरा Ln3C। तो तीनों टाइप के यहाँ पर कार्बाइड बनते हैं। फिर इसके बाद ये नाइट्रोजन से भी अपक्रिया करते हैं, नाइट्रोजन से अपक्रिया करके ये नाइट्राइड बनाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र है LnN। Ln लेंथेनाइड, N नाइट्रोजन। इसके बाद ये ऑक्सीजन से भी अपक्रिया करते हैं। ऑक्सीजन से अपक्रिया तभी करते हैं जब इसको जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र है Ln2O3। ऑक्सीजन के बाद बच्चों ये सल्फर से भी अपक्रिया करते हैं और सल्फाइड बनाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र Ln लेंथेनाइड, S सल्फर। इसके बाद बच्चों ये हैलोजनों से भी अपक्रिया करते हैं। हैलोजन आप जानते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोस्टली वही अपक्रिया करते हैं और ये हैलाइड बनाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र है Lnx3। हैलोजन को X से बच्चों डिनोट करते हैं। तो ये इसकी कुछ रासायनिक अपक्रियाएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि किस तरह का कंपाउंड बनाते हैं, उसका सामान्य सूत्र क्या है और क्या होता है जब नाइट्रोजन से अपक्रिया करती हैं ये। तो आपको लिखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन से अपक्रिया करके नाइट्राइड बनाती हैं, जिनका सामान्य सूत्र Ln है। अब इसके बाद इसके उपयोग बच्चों देख लेते हैं। लेंथेनाइड्स के यूज क्या है? तो लेंथेनाइड्स बच्चों में इनका सबसे ज्यादा यूज मिश्र धातुएं बनाने में और जेट विमानों के पुर्जे बनाने में होता है। मिश्र धातुएं बनाने में और जेट धातुओं के पुर्जे बनाने में होता है और इनका उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में भी होता है और इनका उपयोग रंगीन कांच बनाने में भी होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ यूजेस लेंथेनाइड के राइट डाउन कर रखे हैं, है ना।
क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इनके यूजेस से रिलेटेड, तो आप आसानी से इनको लिख पाएंगे। तो बच्चों यहां से लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट श्रेणी या 4f श्रेणी या लेंथेनाइट्स या लेंथेनोन्स, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज 12th स्टैंडर्ड में है मैंने वो सारी आपको डिस्कस करके समझा दी हैं और आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करा दिया है। बच्चों आप इसको अपनी केमिस्ट्री कॉपी में राइट डाउन करके इसको लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। समझने के लिए आप वीडियो की हेल्प लेंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकूं। लास्ट में बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर सकें, स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों ऐसे सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उनको रेगुलर केमिस्ट्री के वीडियो मिलते रहें। और बच्चों हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ गया है तो कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं आप शेयर ही करें। अगर आपको पसंद आ गया है तो आप शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ हो। यही चैनल का मेन उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों की हेल्प हो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।